दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से लीगल नॉलेज के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है सेक्शन 482 सीआरपीसी, और जो कि आज के टाइम में अगर अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो वहाँ पे ये सेक्शन 528 के ऊपर है। इनहेरेंट पावर्स जो है ना ऑनरेबल हाई कोर्ट की, और साथ में आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है हाई कोर्ट के पास में होती हैं। तो यहाँ पे इनको कैसे और किन सूरत के अंदर एक्सरसाइज किया जा सकता है हाई कोर्ट्स के द्वारा, और वहाँ पे जो है ना अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, जो उसकी लैंग्वेज है वहाँ पे ये है कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है exercise either to prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the ends of justice। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है SLP क्रिमिनल नंबर 9371 ऑफ 2018, डेट ऑफ डिसीजन 16 अक्टूबर 2024, 16 अक्टूबर 2024 की जजमेंट है। लास्ट एपिसोड में हमने ये रेप से रिलेटेड एक FIR थी, उसकी क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट्स जो है 226 आर्टिकल 226 और पुरानी सीआरपीसी का 482 और अब कहें तो BNSS का 528 जो है इनहेरेंट पावर्स को किन सूरत के अंदर एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है ना इस डिसीजन के अंदर दी है। तो आइए सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं। सबसे पहली चीज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि where the allegations made in the first information report, भाई FIR के अंदर या कंप्लेंट के अंदर, even if they are taken at their face value, पहला पॉइंट क्या है, फेस वैल्यू। FIR के अंदर जो एलिगेशन है उनको अगर फेस वैल्यू के ऊपर एज इट इज भी ले लिया जाए कि बिल्कुल सही है, जो कुछ है वो सत्य है, और इंटायरिटी जो है ना पूरे सारे हालात को, पूरी कंप्लेंट को या FIR को पढ़ने के बाद प्राइमा फेसाई डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस और मेक आउट ए केस अगेंस्ट द अक्यूज। तो पहली कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि भी किसी भी केस को या FIR को या एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए किसी भी प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। किस आधार पे? पहला आधार ये है कि फेस वैल्यू पे भी अगर एलिगेशंस को जो भी लगाए गए हैं, जो भी एलिगेशन है उनको फेस वैल्यू पे एज इट इज ले लिया जाए और उनको एज इट इज पूरा ले लिया जाए, उसके बावजूद भी कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, तो उस आधार पे किसी भी प्रोसीडिंग को, FIR को क्वैश किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट की पावर है, आर्टिकल 226 और 482 CRPC या 528 BNSS। दूसरी चीज, पहला पॉइंट है बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। दूसरा पॉइंट है कि एलिगेशंस जो है ना FIR में, डू नॉट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। FIR do not disclose a cognizable offense justifying an investigation by the police except under the order of a magistrate within the code। तो दूसरा पैरामीटर क्या है कि कोई भी जो एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस से do not constitute cognizable offense। भाई ऑफेंस जो है, जो भी एलिगेशन है, उन ऑफेंस से कोई भी कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध क्या होता है, जहां पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस के ये पावर, अधिकार होता है, पावर होती है कि वो FIR दर्ज करके और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, जांच कर सकते हैं। तो ये जो हमारी दंड संहिता है या यूं कहिए कि सुरक्षा संहिता है, अब जो उसके तहत जो है ना हर सेक्शन को डिफाइन किया गया, भाई ये वाले एलिगेशन है तो ये ऑफेंस बनता है, ये संज्ञेय अपराध है और ये असंज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल। तो जो एलिगेशन है उनके अंदर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर नहीं बनता, बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगर कोई FIR दर्ज होती है तो उसको क्वैश किया जा सकता है। मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होगा तो वहां पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेके तो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है,
लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और फिर भी एफआईआर दर्ज है तो उसको क्वेश किया जा सकता है। उस सूरत में या तो मजिस्ट्रेट की जो है ना परमिशन चाहिए या फिर इस्तगासा या कंप्लेंट जो है पार्टी को कोर्ट के अंदर डालनी पड़ेगी। तो कॉग्निजेबल अपराध नहीं है तो उसको भी क्वेश किया जाए। तीसरी कंडीशन जो है, where the uncontroverted allegations made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offense and make out a case against the accused। जहां पे तीसरी सूरत के जहां पे सारे अनकंट्रोवर्टेड, भाई अनकंट्रोवर्टेड एविडेंस, सब कुछ जो मतलब जिसपे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और एफआईआर में जो एलिगेशन है उन पे भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कि बिल्कुल सही है जी, सब कुछ सही है, और सारा जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के द्वारा दौरान या कंप्लेनेंट के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उन सबको देखने के बाद भी कोई भी ऑफेंस ही नहीं बनता। डू नॉट मेक आउट एनी केस, डू नॉट मेक आउट एनी केस। तो वहां पे भी हाई कोर्ट जो है अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके इस तरह के केसेस को क्वेश कर सकता है। चौथी कंडीशन क्या है, वेयर द एलिगेशन इन द एफआईआर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by the police without the order of the magistrate। ये कुछ नंबर 2 से ही मिलता है। नंबर 4 कि जहाँ पे एलिगेशंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उनसे कोई बनता ही नहीं है और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ये क्लासिफिकेशन आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, किसी दिन डिस्कस करेंगे डेली। जहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस निकल के आता है, एफआईआर तो दर्ज होगी लेकिन एट लास्ट जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया वहां पे ऑफेंस ही नॉन कॉग्निजेबल है तो उस सूरत में भी उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। नंबर 5 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वेयर द एलिगेशंस आर सो absurd and inherently improbable, absurd and inherently improbable। absurd मतलब बकवास, भाई एलिगेशन या एफआईआर या जो भी है कंप्लेंट उसको देख के मतलब एलिगेशन ही पढ़ के ऐसा लगे प्राइमा फेसी कि ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ा ही ना हो सकता। और यह इम्प्रोबेबल, जो घटना हो ही नहीं सकती है कॉमन मैन की सोच से, अगर एक सिंपल वे से सोचा जाए तो एलिगेशन अगर ऐसा है जो बिल्कुल एब्सर्ड है और इम्प्रोबेबल है और ऑन विच नो प्रूडेंट पर्सन कैन एवर रीच ए जस्ट कंक्लूजन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड। भाई एक नो प्रूडेंट मतलब जो ठीक ठाक सा आदमी है उसको भी अगर ये कोई भी व्यक्ति, जज तो एक अलग बात है, लेकिन एक प्रूडेंट पर्सन को भी अगर ये ऐसा कोई एलिगेशन है कि वो भी कहे कि ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ा ही ना हो सकता है। एब्सर्ड और इम्प्रोबेबल कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो उस सूरत में भी एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है या प्रोसीडिंग को खत्म किया जाए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अगर कोई एक्सप्रेस लीगल बार where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the code or the concerned act under which a criminal proceeding is instituted to the institution, then this can be quashed। भाई कोई लीगल एक्सप्रेस बार है, कहीं कहीं कुछ केसेस के अंदर जो है ना लीगल फर्टिनिटी को या जुडिशरी को या किसी को प्रोटेक्शन होती है कि ये एक्शन टेकन इन गुड फेथ है, या इस तरह से अगर कुछ होता है तो इस सूरत में ये इसके खिलाफ अगर ये इस तरह एक्शन लेते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। जहाँ एक्सप्रेस लीगल बार है, या तो वो जो है बीएनएसएस में हो, सीआरपीसी में हो, या जिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया वहाँ पे कई बार लोक सेवकों को जो है कुछ प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है, तो अगर वहाँ लीगल एक्सप्रेस बार है कि नहीं ऐसा होता है तो ये इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है वही कार्य कोई सामान्य व्यक्ति करे, उसको जो है ना ऐसी कोई स्पेसिफिक जो है प्रोविजन ना हो उसके लिए, उसके खिलाफ हो सकता हो, लेकिन
जहाँ पे लीगल बार हो, उस सूरत में भी अगर मुकदमा दर्ज कर दिया है, ऐसी कोई सिचुएशन हो या प्रोसीडिंग हो, उसको क्वेश किया जा सकता है। और नेक्स्ट लास्ट जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जहाँ पे एलिगेशंस वो ऐसा लगता हो कि वो मालाफाइड हो, मैलिशियसली मालाफाइड, मैलिशियस, मालाफाइड और मैलिशियस क्या होता है कि किसी ने किसी के प्रति कोई मुकदमा, मान लीजिए अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है, वो दुर्भावना के कारण अगर दर्ज करवाई है, मालाफाइड इंटेंशन, मतलब मामला तो कुछ और है लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और है। आदमी अपनी कुछ और रंजिश किसी और एफआईआर, जैसे कि आजकल हम देखते हैं लोग जो है ना, मामला कुछ और होता है और उसको रंग दूसरा दे देते हैं। भाई इंटेंशन ठीक नहीं है उसकी, उसकी मालाफाइड इंटेंशन है। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन उसको बोलते हैं, मैलिशियसली मतलब दुर्भावना की वजह से, मोटिव जो है ना, कोई रैकिंग वेंजियंस जो है अक्यूज्ड के खिलाफ, कोई दुश्मनी निकालने के लिए प्राइवेट पर्सन या कुछ न कुछ बना के अगर किसी के खिलाफ ऐसा कोई मैलिशियसली मुकदमा दर्ज कर दिया गया मालाफाइड इंटेंशन के साथ, तो उसको भी क्वैश किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनको कोर्ट ने बिल्कुल फाइनली नहीं कहा है, ये कुछ जिनको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के केसेस के अंदर क्वेश्चन की जा सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी लीगल जानकारी को हम मिलकर बढ़ाते रहेंगे, बने रहिए। बातचीत अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। कुछ कमेंट भी करें अच्छे अच्छे, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं कुछ नई चीज़ें आपके सामने लेकर आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।